और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये औपचारिकता ही मात्र शेष रह गई है। आप देखेंगे कल हम लोग जाकर के महामहिम के समक्ष दावा पेश करेंगे और एनडीए के पास मेजोरिटी है, 292 सीट हमारे पास हैं, 272 सीट से हम कहीं ज़्यादा हैं, 20 सीट ज़्यादा हैं। तो इसमें तो कोई शक शुबा की बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं 2014-2019 के मुताबिक इस बार उतना आंकड़ा नहीं ला पाई है। गठबंधन के कई घटक दल ऐसे हैं, कई सहयोगी हैं जिसमें आप लोग भी हैं, तो सर इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्योंकि 4-5 सीट हम और जीत सकते थे, लेकिन ठीक है, जो भी गलतियां रही हैं उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे और जनता का आदेश को स्वीकार करते हैं। कहाँ क्या कमी रह गई है? कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप व्यक्तिगत देखते होंगे बिहार में। कहा जा रहा है कि जो जितने भी सहयोगी दल हैं वो लोग अलग अलग मांग करने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई? हम लोग सब साथ में हैं, बिहार के बेहतरी के लिए साथ में हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए साथ में हैं, बिहार के लोगों को रोज़गार मिले, बिहार में उद्योग धंधे खुले, बिहार में अच्छा शिक्षण संस्थान हो, इसके लिए हम लोग साथ में हैं। के साथ में हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, लोकसभा 2024 चुनाव के परिणाम जब से आए हैं तब से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा हुआ है और कई बड़े ऐसे नेता हैं जो लगातार दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। आज इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद आपको भी। बिहार में एनडीए की जितनी भी सीटें आई हैं, कितनी मेहनत रही आप लोगों की और किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को? देखिए, सबका साथ सही होता है, कोऑर्डिनेशन से होता है। हम लोग ने एनडीए बनाया है, एनडीए के सभी नेता मिल करके सबने समान रूप से मेहनत किया है। जहां जिसकी कैपेसिटी से जिस स्तर पर लोग लगे हुए थे सब मेहनत किए और हर कार्यकर्ता ने मेहनत किया है और तब जा कर के इस तरह का रिजल्ट आता है। तो एक सुकून भरा भी है और हम समझते हैं कि जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं कि जो उन्होंने हम लोगों को मैंडेट दिया है और कहीं पर कम सीटें आई हैं पिछले बार से अपेक्षा, तो इसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे और जहाँ पर कुछ कमियां रह गई है जिस कारण से हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिला है, वहाँ फिर पुनः जाएंगे उनके पास, वो काम करेंगे और उनका विश्वास जीतने का काम करेंगे और आने वाला जो चुनाव अगला चुनाव होगा उसमें फिर हम लोग अपना जो प्रदर्शन है उसको दोहराने का काम करेंगे। संतोष जी, कहाँ क्या कमी रह गई है? कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप व्यक्तिगत देखते होंगे बिहार में। देखिए, कुछ स्थानीय मुद्दे थे और कुछ उम्मीदवार के इशू थे, वो सब 2-3 छोटी सी मुद्दे थी। बाकी ओवरऑल अगर नेशनल स्टेट में आप देखेंगे उसमें कहीं पर कोई नहीं थी, सबको स्वीकार था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप सबको स्वीकार था, लेकिन कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाए और वो लोकल स्तर पर ही था, तो इस कारण से हमको कुछ परेशानी हुई और जो 4-5 सीट हम और जीत सकते थे, लेकिन ठीक है, जो भी गलतियां रही हैं उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे और जनता का आदेश को स्वीकार करते हैं और उनके लिए काम करेंगे। हम लोग सब मिल करके काम करेंगे। संतोष जी, आपके पिताजी ने कहीं ना कहीं एनडीए के साथ पहली बार बिहार गया लोकसभा सीट से जीत हासिल की है उन्होंने, तो सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से और तमाम बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा, क्या कुछ और चीज़ें अभी बैठक में हो रही है, क्या बातें हो रही? क्योंकि जितने भी दर्शक हैं, अब तो परिणाम तो सभी ने देख लिया। जो 400 पार का नारा था वो भी पूरा ना हुआ, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि क्या एनडीए की सरकार बन पाएगी, क्या मोदी जी फिर से शपथ लेंगे, क्या कुछ आप लोग का सहयोग रहेगा? देखिए, इसमें तो कहीं पर कोई शक नहीं है और हमारे पास मेजोरिटी है, एनडीए के पास मेजोरिटी है, 292 सीट हमारे पास हैं, 272 सीट से हम कहीं ज़्यादा हैं, 20 सीट ज़्यादा हैं। तो इसमें तो कोई शक शुबा की बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि हमारी सरकार नहीं बन रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये औपचारिकता ही मात्र शेष रह गई है। आप देखेंगे कल हम लोग जाकर के महामहिम के समक्ष दावा पेश करेंगे और वो समय देंगी कि हम आप सरकार बनाइए, तो जो सही समय होगा 8, 9, 10 जो भी अब समय आया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सही समझा जाएगा, उस दिन शपथ होगा। हमारे नए मंत्रीगण शपथ लेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, तो सरकार फिर चलेगी और सरकार 5 साल तक चलेगी।
ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं 2014-2019 के मुताबिक इस बार उतना आंकड़ा नहीं ला पाई है। गठबंधन के कई घटक दल ऐसे हैं, कई सहयोगी हैं जिसमें आप लोग भी हैं, तो सर इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है। अटल जी की सरकार थी, उसमें भी इस तरह की बातें थी। और देश में अगर वो छोड़ दें कांग्रेस का जो एरा था, उसके बाद से अगर हम देखें तो गठबंधन का दौर ही चला है। 90s में गठबंधन का दौर चला है। बीच में एक सशक्त नेतृत्व मिला नरेंद्र मोदी जी के रूप में, तो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। और बड़ा सा जो अब 303 आया और सब मिला के 353 आए, ये सब मैंडेट। लेकिन आप हमेशा एक समय नहीं रहता है और जनता का अपना विश्वास होता है, अपना उनका मूड होता है, उनका नज़रिया होता है। तो हम समझते हैं जो भी चीज़ आया हमारे समक्ष आज जो प्रेजेंट में है उस पर हम बात करेंगे और आगे मेहनत करेंगे ताकि उसमें और सुधार हो सके। और जनता जिस विश्वास के साथ जितना भी हमको वोट दी, जितना भी हमको सीट दी, एनडीए के रूप में बहुमत तो दिया, तो हम उस काम करेंगे और काम करके उनका विश्वास फिर जीतने का काम करेंगे। बाकी पीछे हम छोड़ देते हैं कि क्या आया नहीं आया। आज प्रेजेंट में हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हम लोग भी सरकार बना रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या क्या मांग होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो जितने भी सहयोगी दल हैं वो लोग अलग अलग मांग करने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं है। सबने खुल के बोला है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और किन्हीं का कोई मांग नहीं है। ये सब चलता रहता है, आप लोग चलाते रहते हैं और लोगों में भ्रम फैलता रहता है। लेकिन करवाते तो नीतीश जी है ना, क्योंकि बीच रास्ते में ही वो साथ छोड़ देते हैं। अभी जब परिणाम आया तो नीतीश जी को देखा गया कि तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में थे। हालांकि फ्लाइट पटना से दिल्ली आ रही थी, फ्लाइट है, हर कोई आता जाता है। उस वक्त एक मन में सवाल आ रहा था कि फिर से खेला ना हो जाए, फिर से वो बदल ना जाए। आपने देखा था वो माहौल? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत बार आप देखे होंगे प्रचार के दौरान मंच पर कई एक बार उन्होंने बोला है कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था है जो देश को नेतृत्व करेंगे। तो कहाँ पर कोई शक है? ऐसी शक सुबह की कोई बात ही नहीं है। हम लोग सब साथ में हैं, बिहार के बेहतरी के लिए साथ में हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए साथ में हैं, बिहार के लोगों को रोज़गार मिले, बिहार में उद्योग धंधे खुले, बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हो, इसके लिए हम लोग साथ में हैं। और हम समझते हैं जब इतना बड़ा हम लोग का मोटिव है, इतना बड़ा हम लोग का सोच है, तो कोई इधर उधर नहीं होगा। क्या क्या योजनाएं रहेंगी अब आगे? देखिए, बिहार में सबसे पहले तो हम मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिहार को एक स्पेशल असिस्टेंट मिलना चाहिए, एक पैकेज के रूप में मिलना चाहिए। वो पैकेज मिलने से बिहार जो पिछड़ा राज्य अभी हम लोग है, तो हम लोग को विकास में तेज़ी आएगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी भी हमारे यहाँ हाईवेज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही है, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है और हम बिजली में भी देखिए नहीं होता है। बिहार के विकास में अभी कुछ कमी रह रही है? नहीं, कमी तो हमेशा कुछ ना, ऐसा नहीं आप कभी कोई ये नहीं कह सकते कि हमने विकास कर दिया, ये कह नहीं सकते कि हम संतुष्ट हैं। हाँ, हम बिहार को जहाँ से उठा करके यहाँ लाए हैं, हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, युग पुरुष की तरह वो हैं, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है। इसीलिए तो हम लोग मांग रहे हैं, स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, कोई विशेष राज्य का दर्जा की बात कर रहे हैं। विपक्ष के एक नेता है, उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार तो बनेगी लेकिन अब एक विकलांग सरकार रहेगी। मतलब इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते, वो क्या सोच के इस तरीके से बोल रहे हैं? अब देखिए, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। लोकतंत्र जनता से चलता है, जनता के मत से चलता है, जनता के आदेश से चलता है। और जनता ने जिनको चुना है सरकार बनाने के लिए, तो वो क्लियर चुना है, कोई इस तरह के नहीं। अब उनको लंगड़ी कहते हैं तो उनके विवेक पर मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो भी बोले होंगे सम्माननीय माननीय होंगे। तो हम समझते हैं जनता के आदेश को सबको मानना चाहिए और जनता ने कहा है कि एनडीए की सरकार चलेगी तो एनडीए की सरकार चलना चाहिए। अब कोई इसको लंगड़ी कहे क्या कहे तो भाई मैं नहीं समझता हूँ कि उन पर कोई टिप्पणी करना मुझे उचित होगा। दलित पिछड़े वर्गों के लिए आप लोग लगातार साथ रहे हैं। जिस दिन परिणाम आया आपने आभार भी व्यक्त किया है। जितने भी उस समाज के लोग थे उन लोगों का कितना साथ रहा आप लोगों के साथ, और उन लोगों के लिए आगे आप लोग और क्या खास करने वाले? निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ
उनके मेहनत और उनके ही आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आपके समक्ष हम बोल पा रहे हैं। तो उनका ही योगदान है, उनका ही सहयोग है जिसके कारण हम लोग आज हैं। तो हमारे लिए एक चुनौतियों भरा भी एक सफ़र है। हम जितने आगे जाते हैं चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं आपके ऊपर बढ़ जाती है। लोग उस अपेक्षा से आपको देखते हैं और उनका आपके ऊपर एक काम करने का एक बोझ नहीं कह सकते हैं, काम करने का आपके पास एक टारगेट मिल जाता है जिसको आपको अचीव करना है। तो चुनौती होता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर इस चुनौती को पूरा करेंगे और जिन लोगों ने हमको वोट दिया है, जिस आशा विश्वास के साथ हमारे साथ खड़े रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में हर तरह से हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे। पार्टी के रूप में, व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए के घटक दल के रूप में, और एनडीए के सारे सब लोग मिल करके उन गरीबों के लिए हम लोग काम करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे, उनके रोजगार के लिए काम ये तो बात हो गई राजनीति की। अगर व्यक्तिगत बात करें तो पिता के साथ राजनीति का ये जो सफ़र रहा है, इसको कैसे बयां करें? और कोई ऐसा पार्ट रहा हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट रहा हो अपने पिताजी के साथ आपका जो आप शेयर करना चाहें राजनीति में, जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा? देखिए, निश्चित तौर पर एक पुत्र होने के नाते मेरे लिए तो आदर्श हमारे पिताजी हैं और जिस संघर्ष से वो आगे बढ़े हैं राजनीति में और संघर्ष को झेलते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि बिहार के सर्वोच्च पद जो मुख्यमंत्री का पद होता है उसको सुशोभित करने का उन्होंने काम किया। तो एक सबसे बड़ा मेमोरेबल समय वही था हमारे लिए कि जिस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के मुख्यमंत्री बनकर के बहुत ही शॉर्ट टर्म में उन्होंने जो नाम किया, उन्होंने जो जनता के बीच में उन्होंने जो विश्वास उनके प्रति लोगों को आई, गरीब खास करके गरीबों को एक नया डिफिनेशन उन्होंने दिया। तो देखिए, संतोष जी ने साफ तौर पे सारी चीज़ों को आप सभी के समक्ष रखा है। इनकी बातों को लेकर आपके इतने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत आभार।